Good evening, my all beloved student and future officers. Welcome back on this learning platform UPSC 24/7 Hindi. And this is me, Shomen Goswami, and in this particular platform we are continuing polity series for Target UPSC 2023 batch. My friends, I am complete my master degree in political science, and I have more than 5 year teaching experience in that particular field. बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक वार्निंग बोले तो एक चीज़ आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा जो हिंदी है वो थोड़ा वीक है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे जो लैंग्वेज है उसमें जो बंगाली का टान रहेगा, तो ठीक है, आप लोगों को वो झेलना पड़ेगा। कुछ देर के लिए आप झेल लीजिए, क्योंकि 2023 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैंने इस चैनल पे कंप्लीट पॉलिटी कोर्स लॉन्च किया हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के अगर सपोर्ट मुझे मिलती रहे तो ये जो पॉलिटी कोर्स मैंने कंप्लीट कराने का जो वादा किया है वो मैं फुलफिल कर सकूँ। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो जो चैनल है वो पहली बार जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन फ्यूचर मैं जब भी कोई क्लास लूँगा उनका जो नोटिफिकेशन है, क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह जो मेरे छोटे छोटे भाई बहन जो है जो नेक्स्ट ईयर को यूपीएससी 2023 को यूपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर उनका कुछ भी हेल्प हो जाए तो वही मेरे लिए बहुत है। इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। ज्ञान जो है, देखिए, ज्ञान जो है वो नॉलेज एक ऐसी चीज़ होता है जो बांटने से कभी भी कम नहीं होता। नॉलेज एक ऐसा चीज़ होता है माय फ्रेंड, आप जितनी बांटोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फ्यूचर क्लासेस। सो टुडेज टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैं आज स्टार्ट करने से पहले हमारा जो नया प्रेसिडेंट बना है मैडम द्रौपदी मुर्मू, सी वाज अ फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट एंड सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दैट इज भारत, हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो राष्ट्रपति है, वो जो प्रेसिडेंट है, उसका क्या पावर है, उसका क्या फंक्शन है, वो आज हम इन डिटेल डिस्कस करेगा इस चैनल के माध्यम से, इस क्लास से। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। तो हम ये आप लोगों को क्लियर करना चाह रहे हैं कि मेरा जो क्लास होगा पॉलिटी का, और पॉलिटी में हम जब एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को कंप्लीट करेगा तो पहले हम प्रेसिडेंट को कवर करेगा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड लास्ट में हम अटॉर्नी जनरल को कंप्लीट करते हुए एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को पूरा कंप्लीट कर लेगा इसी चैनल में नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में। तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। तो हु इज प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट। गेटिंग माय पॉइंट? एंड ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन इन हिज नेम। ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो भी गवर्नमेंट का जो महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है, स्टेट का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। एंड ऑल इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव डिसीजन आर टेकन इन हिज नेम। Getting my point? He is a nominal head. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनल हेड है, नॉमिनल इलेक्टेड हेड है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इलेक्टेड है, वो रियल एग्जीक्यूटिव है। तो ये प्रश्न आप लोग मुझे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों की मन में आ रहा होगा कि प्रेसिडेंट को डायरेक्ट क्यों नहीं इलेक्ट किया गया। देखो, हमारा जो इंडिया है
इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक मेजर फीचर्स होता है कि जो रियल हेड होता है ना, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। प्राइम मिनिस्टर के पास लोकसभा का जो मेजोरिटी सपोर्ट है, तो प्राइम मिनिस्टर होगा रियल एग्जीक्यूटिव। लेकिन प्रेसिडेंट, इसीलिए फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है, वो इलेक्शन प्रोसेस को इनडायरेक्ट रखा। ठीक है, वो इलेक्शन प्रोसेस को इनडायरेक्ट रखा और प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव किया, फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव किया। क्यों? क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन गवर्नमेंट के वो प्रेसिडेंट के नेम पे लिया जाता है, और प्रेसिडेंट को इसीलिए नॉमिनेट एंड इनडायरेक्ट इलेक्टेड किया, क्योंकि जो रियल हेड एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जो नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अलग अलग जो वे है वो अलग वे से इलेक्टेड किया जाता है। प्रेसिडेंट को इलेक्टेड किया जाता है इनडायरेक्टली और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्टेड किया जाता है डायरेक्टली। क्यों इलेक्टेड किया जाता है? क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो रियल हेड एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो डेमोक्रेसी तो खतरे में आ जाएगा ना। तो इसीलिए फाउंडिंग फादर्स का विजन ये था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो नॉमिनल हेड है, जो फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव है, उसके साथ रियल हेड एग्जीक्यूटिव का कभी भी इन फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। गेटिंग माय पॉइंट? पिक्चर क्लियर? पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमने जो टॉपिक को टच किया तो देखा प्रेसिडेंट है एग्जीक्यूटिव हेड एंड ही इज द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट एंड फॉर्मल हेड। फॉर्मल हेड इसीलिए बोला जाता है कि गवर्नमेंट का जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ना, गवर्नमेंट का ऑल एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन इन हिज नेम, वो प्रेसिडेंट के नेम पे लिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जब आर्टिकल 53 को देखेगा प्रेसिडेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, तब हमें ये बात समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो हु इज प्रेसिडेंट, ये बात तो हमारे समझ में आ गया। आप लोग भी समझ गए होंगे कि प्रेसिडेंट कौन है। अगर आप लोगों को कोई पूछे तो आप बता सकते हैं अभी कि प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मेरा कहने का मतलब है आपको तो पता ही होगा, आप लोग तो इंटेलिजेंस लोग हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी जो पॉलिटिकल क्लास ले रहा है वो बेसिक से स्टडी कर रहा है। क्योंकि देखिए यूपीएससी एग्जाम आने में अभी देरी है, लेट है, तो ये जो समय जो टाइम हमको मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है, इस टाइम में हम खूब स्लोली डिस्कस करते हुए एक टॉपिक को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जब हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस होता है ना, वो मैंने पहले ही बोला इनडायरेक्टली होता है और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। और उसके साथ साथ जिस वे में प्रेसिडेंट को इलेक्टेड किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। गेटिंग माय पॉइंट? तो इलेक्टोरल कॉलेज होता है और इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से प्रेसिडेंट को सिंगल प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल वोटेर हेल्प में जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, वो वोट की तहत प्रेसिडेंट को इलेक्टेड किया जाता है। प्रेसिडेंट का टर्म जनरली होता है, उसका जो ऑफिस होता है 5 ईयर। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफिस का टर्म जनरली होता है 5 ईयर्स। अगर हम लोग यूएसए की तरफ देखें तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएसए उनका जो प्रेसिडेंट होता है वो जनरली 4 ईयर के लिए इलेक्टेड होता है, और इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होता है। बट ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई कंडीशन अगर क्रिएट हो जाए कि प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़े और प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, तो इन दैट सिचुएशन व्हेन प्रेसिडेंट ऑफिस वेकेंट देन वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट
देन वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट होके जो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। तो ये कहाँ दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है आर्टिकल 65 में। ठीक है, देखिए मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, आप लोगों को समझना पड़ेगा, थोड़ी सी तो झेलना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, देखिए तो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस जो मैं बोल रहा था कि प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 इयर्स होता है जनरली। इनकेस अगर कोई कारण प्रेसिडेंट रिजाइन देता है और प्रेसिडेंट को क्या होता है, प्रेसिडेंट को अगर डेथ हो जाता है या वो रिजाइन देता है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पद पर वो सारी जो कामकाज है गवर्नमेंट का वो संभालेगा। ठीक है, ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आर्टिकल 65 में। और एक बात, आर्टिकल 65 में क्लियर किया हुआ है कि विद इन द मंथ ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब प्रेसिडेंट ऑफिस एनी सर्कमस्टांसेस, एनी सिचुएशन कभी भी खाली नहीं रह सकता, वेकेंट नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफिस एक इंपॉर्टेंट क्रूशल पब्लिक ऑफिस है। इसीलिए अगर किसी कारण में प्रेसिडेंट रिजाइन होता है, उनका डेथ होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफिस जब वैकेंट होता है तो प्रेसिडेंट का पोस्ट कौन संभालता है वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो पोस्ट है पोस्ट संभालेगा। लेकिन कितने देर के लिए, 6 मंथ के अंदर न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है ना उसका री इलेक्शन में कोई बाधा नहीं है। मार्किन युक्त राष्ट्र जो है, अर्थात अगर मैं कहूँ यूएसए का, तो यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है वो 4 इयर्स के लिए उसका टर्म होता है और वो एक्सट्रीमली टू टाइम इलेक्टेड होता है। यानी वो 4 + 4 8 इयर्स, ओनली 8 इयर्स, ओनली 2 टाइम एज ए प्रेसिडेंट वो काम कर सकता है यूएसए में। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई विधि नहीं है। नेक्स्ट हम देखेगा कि क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो प्रेसिडेंट होने के लिए एट फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट হচ্ছে 35, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 35 इयर्स एज, 35 इयर्स एज और मोर देन 35 इयर्स एज, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड क्वालिफाइज एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। देखिए मैंने अभी नहीं बोला कि मेरा जो लोकसभा की जो मेंबर होते हैं वो होना चाहिए, लोकसभा की मेंबर होना चाहिए अगर आप प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड होते हो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वालिफाइज एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा मीन्स एक लोकसभा की जो मेंबर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्वालिफिकेशन फुलफिल करना चाहिए। तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दोनों नंबर 2 35 इयर्स एज होना चाहिए, मोर देन 35 इयर्स या 35 इयर्स, क्वालिफाइज एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए एंड नॉट होल्ड ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। एंड ऐसी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट व गवर्नमेंट की जो लाभजनक जो पोस्ट कहीं भी ऐसी कोई ऑफिस वो नहीं होल्ड कर सकता, वो नहीं ऑक्युपाई कर सकता जब कोई पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्टेड होने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज प्रोसेस में जाता है। मेरा मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, 35 या मोर देन 35 ईयर एज होना जरूरी है, क्वालिफिकेशन रहना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा and you cannot hold any office or profit under the central government, state government and any other local authority. Getting my point? Picture clear? तो प्रेसिडेंट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो पहले हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट कौन होता है। प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट,
सेकेंड नंबर 2 हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है एंड वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेड होता है, ठीक है, एंड वो राष्ट्रपति भवन में रिसाइड करता है रायसीना हिल्स में, एंड उनका जो उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला जाता है फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। क्यों फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है? क्योंकि ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजन आर टेकन इन हिज नेम। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए उनको फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा प्रेसिडेंट का टर्म देखा 5 ईयर होता है, लेकिन जनरली 5 ईयर होता है। अगर किसी कारण के वर्ष अगर प्रेसिडेंट ऑफिस को वेकेंट हो गया, क्या प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालता है, ठीक है। और कितनी देर तक संभालता है? 6 मंथ के लिए। विद इन द 6 मंथ आपको न्यू प्रेसिडेंट साहब को इलेक्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। पिक्चर क्लियर? तो क्वालिफिकेशन हमने देखे, और प्रेसिडेंट को जिस प्रोसेस में इलेक्टेड किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। नेक्स्ट, तो आर्टिकल 52 में हमने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। में नहीं है, इनमें शैल लिखा हुआ है, मतलब मस्ट है। डियर इंडिया, डियर स्टेट, आपको अपने लिए एक प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा, आपको एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि प्रेसिडेंट एज ए हेड ऑफ द स्टेट, एज ए नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। गेटिंग माय पॉइंट? 53 आर्टिकल 53 पे हम ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 53 ये कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested in the president and president shall be exercised by him either directly or through a subordinate to him in accordance with his constitution। तो आर्टिकल 53 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested in the president। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नमेंट का वो प्रेसिडेंट के हाथ में है, एंड प्रेसिडेंट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम। प्रेसिडेंट खुद वो पावर को अप्लाई करे और आइदर डायरेक्टली कर सकता है और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट। अब पूछोगे कि सर ऑफिसर सबऑर्डिनेट कौन है? तो ऑफिसर सबऑर्डिनेट इंक्लूड्स होता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो मिनिस्टर होते हैं उनका जो एड एंड एडवाइस होते हैं वो एड एंड एडवाइस को मानते हुए एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेगा। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में, जो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आर्टिकल 53 में जब हम डील कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, तब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested in the president and president shall be exercised by him directly or through officer subordinate, ठीक है। तो ऑफिसर सबऑर्डिनेट के अंदर में कौन आ गया? ऑफिसर सबऑर्डिनेट के अंदर में आ गया यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम आर्टिकल 74 जब देख रहे हैं तो ये मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग भी देखिए, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with the prime minister, there shall be a council of minister headed by the prime minister, shall be must होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होना पड़ेगा और हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा ना उसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, एंड प्रेसिडेंट को वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर वो एड एंड एडवाइस देगा टू एक्सरसाइज हिज एग्जीक्यूटिव पावर। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं जो ये बोल रहा हूं कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देगा कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे हमें लग रहा है, ऐसे सुनने को लग रहा है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या बाइंडिंग है? वो एड एंड एडवाइस, वो रिकमेंडेशन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को दे रहे हैं वो सुनने के लिए।
तो ये तो क्लियर मेंशन नहीं है आर्टिकल 74 में। इसीलिए वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन है? वो है मैडम इंदिरा गांधी। मैडम इंदिरा गांधी सोच रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास पार्लियामेंट का मेजोरिटी होता है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं पार्लियामेंट की जो मेजोरिटी को। तो जो पार्लियामेंट की मेजोरिटी को होल्ड करता है, जो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है बाय द पीपल, तो मैडम इंदिरा गांधी का ये सोच था कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर जो भी रिकमेंडेशन, जो भी एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को देगा, वो प्रेसिडेंट फॉलो करने के लिए बाइंडिंग है। और इसीलिए 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 एट द टाइम ऑफ मैडम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज डाला गया और बोला गया कि प्रेसिडेंट साहब बाइंडिंग है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस है, वो एड एंड एडवाइस को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूटिव डिसीजन एक्सरसाइज करने का। ठीक है, लेकिन बाद में जो मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट आया 1978, तो मोरारजी देसाई साहब वो भी इसको चेंज नहीं किया, वो सिर्फ एक वर्ड इसमें ऐड किया, वो है वंस टाइम कंसिडरेशन, कि प्रेसिडेंट जो एड एंड एडवाइस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे रहे हैं, वो एड एंड एडवाइस को जस्ट वन टाइम वो रिकॉन्सिडरेशन के लिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं। लेकिन अगर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो रिकमेंडेशन सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट साहब को भेजे, तो प्रेसिडेंट साहब बाइंडिंग है अपना जो एसेंट होता है वो देने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 75 में क्या देख रहे हैं? आर्टिकल 75 में ये हम देखते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है उनको तो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, ये तो हम जानते हैं, और प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन की बेसिस पे जो अदर्स मिनिस्ट्री होती है, अदर्स मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिक्रूट करती है, अपॉइंटेड करती है। लेकिन आर्टिकल 75 में हम ये देख रहे हैं कि अगर सिचुएशन नॉर्मल हो, अगर सिचुएशन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, पार्लियामेंट में कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और कोई प्री पोल अलायंस, प्री पोल अलायंस किसे बोला जाता है? प्री पोल अलायंस बोला जाता है कि बिफोर द इलेक्शन जो गठबंधन तैयार होता है, तो बिफोर जो गठबंधन जो क्रिएट होता है उसको बोला जाता है प्री पोल अलायंस, जैसे कि एनडीए, जैसे कि यूपीए। तो अगर पार्लियामेंट में सिचुएशन भगवान करे सब कुछ नॉर्मल रहे, तो सिचुएशन की कुछ कमी ना हो, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और प्री पोल अलायंस का जो मेजोरिटी जो वोट लेता है पब्लिक का, उसका जो लीडर होता है उसको प्रेसिडेंट इनवाइट करता है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, उनको प्राइम मिनिस्टर हिसाब से प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर के तहत अपॉइंट करता है। लेकिन सोचो, अगर कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, कुछ देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर उनमें कुछ अनस्टेबिलिटी आ गया, ठीक है, तो मेरा जो फाउंडिंग फादर्स थे बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका तो मेन विजन क्या था कि एक रेस्पॉन्सिबल स्टेबल गवर्नमेंट को क्रिएट करना, एस्टेब्लिश करना। तो अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाता है और किसी कारण अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और प्री पोल अलायंस अगर पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं जुटा पाता, तो क्या होगा? तो मेरा जो इंडिया है वो तो डिस्टर्ब में आ जाएगा। तो इसीलिए फाउंडिंग फादर्स ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक डिस्क्रिशनरी पावर दिया हुआ है। क्यों डिस्क्रिशनरी पावर दिया हुआ है? इसीलिए दिया हुआ है, हम जब प्रेसिडेंट को जो अदर पावर मिला हुआ है ना, वो जब डील हम लोग देखेगा तो उसमें क्लियर दिखेगा कि हर बात पे प्रेसिडेंट
प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एड एंड एडवाइस है उनमें बाइंडिंग है। लेकिन ये जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है ना प्रेसिडेंट का, इसमें प्रेसिडेंट क्या करता है, अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और कोई प्री पोल अलायंस मेजोरिटी ना जुटा पाए पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट का फुल डिस्क्रिशन होता है इस मामले में। डिस्क्रिशन का मतलब होता है मेरी मर्जी। प्रेसिडेंट का मेरी मर्जी होता है कि वो किसी एक को, आइदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की लीडर को और आइदर प्री पोल अलायंस की जो लीडर है उनको, किसी एक को वो बुलाए और वो कहे कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। क्योंकि फाउंडिंग फादर्स का विजन दो था, नंबर 1 स्टेबल गवर्नमेंट एंड नंबर 2 रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेबल गवर्नमेंट एंड नंबर 2 হচ্ছে लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। तो लॉ एंड ऑर्डर एंड स्टेबल गवर्नमेंट अगर नहीं हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। इसीलिए प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और प्री पोल अलायंस वो मेजोरिटी जो चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वो जुटा नहीं पा रहा है, तो प्रेसिडेंट को मेरी मर्जी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी एक को बुलाए उन दोनों के बीच में और गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए बोले, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए इंडिया के लिए। ठीक है, तो हमने देखा डिस्क्रिशनरी पावर, तो प्रेसिडेंट का हमने एग्जीक्यूटिव पावर देखा, डिस्क्रिशनरी पावर देखा, और आर्टिकल 74 ने हमने देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा, वो हेड करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर का जो एड एंड एडवाइस है वो प्रेसिडेंट वन टाइम रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो नहीं भेज सकता। इन अदर वर्ड्स प्रेसिडेंट आर बाइंडिंग to aid and advice that is given by the Union Council of Ministers and Prime Minister. Getting my point? Picture clear? Next আমরা দেখবো, next we are see, मैंने बोला था मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ तो कभी कभी हिंदी के बीच बीच में बांग्ला आ जाएगा, तो आप बुरा मत मानिए, आपको भी बांग्ला जो बंगाली है वो आ जाएगा कुछ दिन बाद। तो देखिए आर्टिकल 54 जो है वहाँ भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने पहले ही देख लिया, और टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वो भी हमने देख लिया कि 5 ईयर होता है, और प्रेसिडेंट ऑफिस जब वेकेंट होता है एनी रीजन देन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होके काम करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर जब हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं प्रेसिडेंट का, तो लेजिस्लेटिव पावर कहाँ दिया हुआ है सर? लेजिस्लेटिव पावर दिया हुआ है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जस्ट अ सेकेंड, आर्टिकल 79 में क्लियर बोला हुआ है, साउंड का कुछ डिस्टर्ब आ रहा था, ठीक है, देखिए आप, ठीक है, तो वहां पे बोला है कि पार्लियामेंट मस्ट बी कंसिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पार्लियामेंट क्रिएट करने के लिए, पार्लियामेंट को फॉर्म करने के लिए, फंक्शन करने के लिए प्रेसिडेंट को चाहिए। विदाउट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट कैन नॉट फंक्शन। अगर हम इस भाषा में बोले कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का एक फंक्शनल पार्ट है। विदाउट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट कुछ भी फंक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? आप देखिए आर्टिकल 85, 87, वो सेशन को प्रोडक्ट करना हो, सेशन को बुलाना हो, स्थगित रखना हो, और नेक्स्ट सेशन कब बुलाना हो, और जो मेन पावर है प्रेसिडेंट का जो मानी बिल की तहत कि विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन मानी बिल आप पार्लियामेंट में कभी भी मोशन स्टार्ट नहीं कर सकते। मानी बिल का उपस्थापन करने के लिए आपको प्रेसिडेंट को प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। और भी प्रेसिडेंट को पावर है। जब हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग आपको इन डिटेल जब हम कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे, तब आप देखेंगे
लेकिन अब जो हम लोग आज का टॉपिक के साथ डील कर रहा है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का तो हमने टर्म देखा, उनका इलेक्शन प्रोसेस देखा, उनका एग्जीक्यूटिव पावर देखा, उनका डिस्क्रिशनरी पावर देखा, जो एड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो देखा, 42 अमेंडमेंट देखा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा, सब कुछ देखा। तो लेजिस्लेटिव पावर को भी तो देखना पड़ेगा कि विदाउट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट कैन नॉट फंक्शन। तो पार्लियामेंट को फंक्शन करने के लिए प्रेसिडेंट को चाहिए, ठीक है। जब भी ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाता है तो ज्वाइंट सीटिंग बुलाने के समय भी प्रेसिडेंट की जो इंपॉर्टेंट है वो पार्लियामेंट में दिखाई जाती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट को छोड़ के पार्लियामेंट कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता। और कोई भी बिल अगर लॉ में कन्वर्ट होना चाहिए, अगर कोई भी बिल लॉ के तहत अगर आता है तो उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट बहुत ही जरूरी है। विदाउट प्रेसिडेंट एसेंट एनी बिल कैन नॉट पास ए लॉ, ठीक है। कोई भी बिल लॉ नहीं हो सकता, उनमें प्रेसिडेंट का एसेंट बहुत ही जरूरी होता है, वो संविधान में प्रोविजन दिए हुए है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर हमने देख लिए। नेक्स्ट हम देखेगा कि ओथ, प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है ना वो सबसे अलग होता है। प्रेसिडेंट जब ओथ लेता है ना तो वो ओथ लेता है कि आई एम प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो होता है ना वो प्रिजर्वर होता है, वो प्रोटेक्टर होता है, वो डिफेंडर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और जो मिनिस्ट्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो जब ओथ लेता है, वो जब शपथ लेता है तो वो ओथ लेते हैं ओथ ऑफ सीक्रेसी का। लेकिन प्रेसिडेंट का ओथ खुद सबसे अलग है, वो ओथ लेता है कि आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन यूपीएससी में आपको कभी क्वेश्चन आए एमसीक्यू में कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोग किंतु प्रेसिडेंट नहीं होगा आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट होता है सुप्रीम इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो होता है प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट का ओथ कहाँ लिखा हुआ है सर? प्रेसिडेंट का ओथ लिखा है आर्टिकल 60 में, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो आर्टिकल 60 में दिया हुआ है, आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है मिलिट्री पावर। प्रेसिडेंट को मिलिट्री पावर दिया हुआ है। क्या मिलिट्री पावर है सर प्रेसिडेंट को? द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। गेटिंग माई पॉइंट? प्रेसिडेंट जो होता है वो इंडियन आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है। क्यों होता है सर? देखो, हमारा जो स्ट्रक्चर है स्टेट का वो है फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्टेट होता है, स्टेट के साथ साथ राज्य भी होता है। लेकिन आर्टिकल 355 में मेंशन किया हुआ है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया। यूनियन का ये ड्यूटी है कि जब भी मेरे इंडिया के ऊपर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, जब भी कोई मेरी इंडिया के साथ अदर कंट्री का कोई वार कंडीशन क्रिएट हो, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट होता है जैसे मेरे इंडिया की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी पर थ्रेट आए, तो प्रेसिडेंट सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 355 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 355 को हमें देखना पड़ेगा जब हम प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर को देखेंगे। प्रेसिडेंट जो होता है ना वो सुप्रीम कमांडर होता है ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। क्यों होता है? कि अगर इन फ्यूचर किसी भी कारण अगर इंडिया में कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, कोई वॉर कंडीशन क्रिएट हो जाए, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए जैसे इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया का जो सोवरेनिटी है, इंडिया का जो इंटीग्रिटी है, उसके ऊपर कोई थ्रेट आए, कोई आंच आए, तो यूनियन का ये ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट इंडिया। ये स्टेट का, ये राज्यों का ड्यूटी नहीं है। इसमें फाउंडिंग फादर्स ने यूनियन को ड्यूटी दिया हुआ है कि इट्स
shall be the duty of union to protect India under Article 355। तो इसीलिए प्रेसिडेंट को जो थ्री सुप्रीम फोर्स जो थ्री फोर्स होते हैं, जो आर्म्ड फोर्स होते हैं इंडिया का, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, ये तीन वाहिनी, ये थ्री वाहिनी का है सुप्रीम कमांडर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर। प्रेसिडेंट ऐसे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, ऐसे कुछ भी वॉर कंडीशन आ जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, जब तक प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन पास नहीं करता, जब तक प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं करता कि ये वॉर है, तब तक हम उसे वॉर नहीं कहेंगे। एंड प्रेसिडेंट के पास पावर है टू एस्टैब्लिश पीस। आई मीन प्रेसिडेंट वॉर डिक्लेयर कर सकता है, प्रेसिडेंट को पावर दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट वॉर के बाद पीस को एस्टैब्लिश कर सकता है। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74 को फॉलो करो। आर्टिकल 74 में अभी मैंने क्या बोला? आर्टिकल 74 में बोला कि इट इज द ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, they are given aid and advice to the president, and president exercise his all executive power with this aid and advice। तो ये जो मिलिट्री पावर है, इसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर से जो रिकमेंडेशन आएगा प्रेसिडेंट के पास, रिटन रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? वॉर डिक्लेयर कर सकता है और पीस को एस्टैब्लिश कर सकता है। एंड हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 355 प्रेसिडेंट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया। इसीलिए प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर किया हुआ है इंडियन आर्म्ड फोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कुछ इमरजेंसी पावर्स है। तो इमरजेंसी पावर के लिए मैं जो अलग से क्लास लूंगा, उसमें इन डिटेल डिस्कशन करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन को, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन को अगर हमने डिस्कशन किया तो बहुत ही लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या होता है नेशनल इमरजेंसी, वो हम इस क्लास में समझेंगे। इन फ्यूचर जब हम इसी चैनल में इमरजेंसी रिलेटेड क्लास जब आएगा, तब उस क्लास में हम इन डिटेल देखेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर द इमरजेंसी नोन एज इमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर मिला हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब आप डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी पावर अंडर आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अंडर आर्टिकल 356 प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी। ये स्टेट इमरजेंसी नहीं होगा, ये होगा प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। ये जो है ना, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया, तो ठीक है, आप लोग जो रनिंग नोट बना रहे हैं उसमें लिखिए कि प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल अंडर आर्टिकल 356। एंड और एक जो पावर प्रेसिडेंट को मिला हुआ है इमरजेंसी पावर फिनेंशियल रिलेटेड, वो है प्रोक्लेमेशन ऑफ फिनेंशियल इमरजेंसी, दैट इज अंडर आर्टिकल 360। तो जो 352 है ना, जो नेशनल इमरजेंसी है ना, वो नेशनल इमरजेंसी कब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है? नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है ड्यू टू वॉर कंडीशन एंड आर्म्ड रेबिलियन। ये जो आर्म्ड रेबिलियन जो वर्ड है, ये वर्ड डाला गया मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे, जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1978 में। उसके पहले जब मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो कई बार ह्यूज टाइम ये आर्म्ड रेबिलियन वर्ड वहां पर नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था, इसको इतनी बार मिसयूज किया गया कि इसीलिए जब इंदिरा गांधी के बाद, जब लॉन्ग टाइम इमरजेंसी पीरियड के बाद मोरारजी देसाई जनता दल की गवर्नमेंट पावर पे आई, तो वो 1978 पे आते आते पहले ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर डाला और उसमें उन्होंने एक वर्ड को ऐड किया, दैट इज रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एड ऑन किया आर्म्ड रेबिलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिपील किया गया
एंड आर्म्ड रेबिलियन जो वर्ड है वो इसमें इंसर्ट किया गया, ठीक है, क्योंकि आर्म्ड रेबिलियन होगा तो आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंस देखिए, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिचुएशन होता है ना कि डेमोक्रेसी में हर किसी को सेटिस्फाइड करना मुश्किल है। अगर हर कोई सेटिस्फाइड हो गया ना डेमोक्रेसी में तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसीलिए इंटरनल डिस्टरबेंस, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिकल कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, तो वहां पे तो इंटरनल डिस्टरबेंस हो सकता है। लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंस अगर हुआ और आप बाद में नेशनल इमरजेंसी लगा दिए तो क्या होगा? देश का जो पॉलिटिकल कंडीशन है, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है, जो फेडरल स्ट्रक्चर का स्पिरिट है, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। इसीलिए 1978 मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने आर्म्ड रेबिलियन वर्ड को यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। तो हम लोग अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कौन कौन से पावर उनको मिला हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है ड्यू टू वॉर एंड आर्म रेबिलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। सेकेंड में आर्टिकल 356 में हम देख रहे हैं कि प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। तो प्रेसिडेंशियल रूल सर क्या होता है? ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन ए पार्टिकुलर स्टेट, व्हेन जब कोई भी पार्टिकुलर स्टेट में, ठीक है, जब भी कोई पार्टिकुलर स्टेट में उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, इसी सिचुएशन पे अगर प्रेसिडेंट साहब सेटिस्फाइड होते हैं बाय द गवर्नर दैट पार्टिकुलर स्टेट और अदर एनी सोर्स, गेटिंग माय पॉइंट, president if satisfied by the governor in that particular state or any other source, then president can proclaim under article 356 presidential rule, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल रूल प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, लेकिन उनके लिए प्रेसिडेंट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि वो जो स्टेट है, वो जो राज्य है, वो राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज्म है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो उनकी स्थिति बहुत ही खराब है और पब्लिक लाइफ और पब्लिक पीस थ्रेट पे है। तो इसी बेसिस पे प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, अंडर आर्टिकल 356 स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल को लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 हमें देखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट साहब को ये पावर है कि प्रेसिडेंट साहब अगर किसी कारण में भारत का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर भगवान ना करे इन फ्यूचर कुछ ऐसा कुछ गलत हो जाए, ऐसा कुछ सिचुएशन पैदा हो जाए जिसमें भारत का जो इकोनॉमी है उन पे थ्रेट आए, तो प्रेसिडेंट साहब प्रोक्लेम कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356। अब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, ये अगर मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो आप लोग इन प्रेजेंट सिनेरियो श्रीलंका को देखिए। श्रीलंका में क्या हुआ? वो तो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, वो तो एक फाइनेंशियल डिस्टरबेंस है ना। पाकिस्तान में भी ऐसी कुछ जो परिस्थिति है वो अभी वहां पे भी क्रिएट हो रहा है, न्यूज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी कारण में देश का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो मार्केट का जो स्टेबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय होता है, अगर भी किसी कारण में फॉरेक्स रिजर्व जो है उनमें थ्रेट आता है, फॉरेक्स रिजर्व अगर किसी भी कारणवश अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो क्या होता है, स्टेट को फाइनेंशियल डिस्टरबेंस आता है। और अगर स्टेट में कोई फाइनेंशियल डिस्टरबेंस आए तो प्रेसिडेंट साहब अंडर आर्टिकल 360 में प्रोक्लेम कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को। क्लियर? क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट, आर्टिकल 75 में हमें देखने को मिल रहा है, 75 सॉरी, आर्टिकल 72 में हमें जो एक पावर प्रेसिडेंट साहब को दिखता है वो है, हम लोग बोलते हैं जुडिशियल पावर, वो जुडिशियल पावर नहीं है, वो है पावर ऑफ मर्सी। गेटिंग माय पॉइंट? प्रेसिडेंट साहब को मर्सी पावर मिला हुआ है कि अगर वो चाहे तो ऐसी कोई अपराधी अगर उनको डेथ पेनल्टी मिला हुआ हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ हो
इन केसेस में प्रेसिडेंट साहब आप अगर कोई मार्सी पिटीशन लगाता है तो प्रेसिडेंट साहब अगर चाहे तो उनका जो इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ डेथ पेनल्टी है, उनको प्रार्डन दे सकता है, मार्सी दे सकता है। ये आर्टिकल 72 में हम लोगों को देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट साहब की मार्सी पावर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट प्रेसिडेंट साहब की वीटो पावर। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, वीटो पावर। तो वीटो पावर क्या है? अगर वीटो पावर को हम लोग आम भाषा में समझे ना, तो वीटो पावर होता है नकारात्मक पावर, नेगेटिव पावर। तो नेगेटिव पावर क्यों? देखो, वीटो पावर होता है वोटिंग पावर, और वीटो पावर का मतलब होता है नकारात्मक वोटिंग पावर। देखो, वीटो पावर अगर हम लोग जो हमारा जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, उन सिक्योरिटी काउंसिल में तो 5 कंट्री है। अगर उन 5 कंट्री, अगर हम वीटो को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से देखें, तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई मोशन को पास किया गया, कोई मोशन को स्टार्ट किया गया और उस मोशन पर वोटिंग हुआ, और वोटिंग के बाद देखा गया कि 4 कंट्री एक साइड वोट दे रहा है, लेकिन 1 कंट्री जो है वो मोशन की ऑपोजिट साइड वोट दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? तो जो 4 कंट्री जो मोशन की साइड में वोटिंग किया था ना, उसका वोटिंग पावर कैंसिल हो जाएगा। आई मीन वो मोशन पास नहीं होगा, वो मोशन कैंसिल हो जाएगा। ये जो पावर होता है, ये पावर को कहते हैं वीटो पावर। ठीक है, तो इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें वीटो पावर, तो प्रेसिडेंट साहब को ऐसी कुछ वीटो पावर नहीं है। देखो, सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को फील करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट साहब को ऐसी कोई वीटो पावर नहीं है। प्रेसिडेंट साहब को क्या वीटो पावर है? प्रेसिडेंट साहब, मैंने पहले ही बोला था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है ना, वो होता है नॉमिनल हेड, वो होता है फॉर्मल हेड एंड फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो किसका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है? फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है डियर गवर्नमेंट, डियर प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम यूनाइटेड नेशंस की कॉन्टेक्स्ट में वीटो पावर को देखें, तो वीटो पावर का मतलब कुछ और निकलता है। अगर हम इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो वीटो पावर का मतलब कुछ और निकलता है। तो इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन सी वीटो पावर मिला है, वो हम देखेंगे। देखो, वीटो पावर तो 3 टाइप की होती है। एक तो होती है एब्सोल्यूट वीटो, एक तो होती है सस्पेंसिव वीटो, एंड तीसरी होती है पॉकेट वीटो। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मोस्टली जो वीटो पावर मिला हुआ है, वो है सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। गेटिंग माय पॉइंट? तो सस्पेंसिव वीटो क्या है? सस्पेंसिव वीटो दैट वीटो जहां पर रिटर्न द बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, रिटर्न द बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन टू द पार्लियामेंट, बट इफ अगेन the bill is passed by the parliament, it is mandatory for the president to give assent to the bill। अगर ऐसा कोई बिल डियर पार्लियामेंट में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, और आफ्टर दैट वो बिल को भेजा गया प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट साहब, मैंने क्या बोला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? वो है गवर्नमेंट का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल मिक्स कॉम्बिनेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे रिपब्लिक हेड है इंडिया, इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव है। इसीलिए अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होके प्रेसिडेंट के पास जाता है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हो आप जरा समझिए। अगर कोई बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? 1 टाइम रिकॉन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेज सकता है। क्यों भेज सकते हैं? प्रेसिडेंट को वीटो पावर मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 111 में। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट को जो वीटो पावर मिला हुआ है, उसमें प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न कर सकता है। क्यों कर सकता है? इसीलिए कर सकता है कि डियर पार्लियामेंट, तुम जल्दबाजी में ऐसी कोई बिल ना पास कर दो जो हमारा जो स्टेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है, वो स्पिरिट के खिलाफ चला जाए। इसीलिए डियर
प्रेसिडेंट जब डिले करता है बिल को, जब प्रेसिडेंट जब रिकॉन्सिडरेशन के लिए बिल को भेजता है पार्लियामेंट के पास, तब पार्लियामेंट को टाइम मिल जाता है, और पार्लियामेंट को जब टाइम मिल जाता है, पार्लियामेंट दैट पार्टिकुलर बिल के ऊपर थिंकिंग करना स्टार्ट करता है, डिस्कशन करना स्टार्ट करता है, एंड आफ्टर डिस्कशन व्हेन पार्लियामेंट वो बिल को जब प्रेसिडेंट के पास दोबारा ले जाता है, तो इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू द बिल। गेटिंग माय पॉइंट? एंड और एक टाइप वीटो पावर प्रेसिडेंट को है इंडिया में, वो है पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो क्या है? ये तो था सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो क्या है सर? देखो, पॉकेट वीटो है प्रेसिडेंट कैन सीट ओवर द बिल इंडेफिनाइटली। प्रेसिडेंट बिल को इंडेफिनाइट टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्यों होल्ड कर सकते हैं? मैंने पहले ही बोला, प्रेसिडेंट जो है वो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है। प्रेसिडेंट बिल को होल्ड करने के जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो होल्ड करने के प्रोसेस में प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट ये ट्राई करता है कि डियर पार्लियामेंट को सोचने का मौका मिले, दोबारा सोचने का मौका मिले, बार बार जो डिस्कशन करने का मौका मिले, कि ऐसा कोई बिल पार्लियामेंट पास ना कर दे जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है वो स्पिरिट के अगेंस्ट में चला जाए। इसीलिए प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो एंड सस्पेंसिव वीटो अप्लाई करने के माध्यम से अपना जो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड वाला जो काम है वो बखूबी निभाता है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट है इम्पीचमेंट। देखिए, जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया सिर्फ आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर कहीं पर भी इम्पीचमेंट वर्ड दोबारा रिपीट नहीं किया गया। क्यों नहीं रिपीट किया गया? क्योंकि फाउंडिंग फादर्स चाहते थे, अगर वो चाहते थे तो इम्पीचमेंट सभी के लिए कर सकते हैं। अगर हम यूएसए की तरफ देखें तो यूएसए में क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो की जो रिमूवल प्रोसेस होते हैं ना, उनका जो रिमूवल प्रोसेस होते हैं उसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। उनको इम्पीच किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, मार्किन कांग्रेस में। लेकिन इंडिया में फाउंडिंग फादर्स ओनली फॉर रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो रिमूवल प्रोसेस है उसमें इम्पीचमेंट वर्ड को डाला। और जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होते हैं ना, काफी बार हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज की रिमूवल प्रोसेस को इम्पीच लिखा जाता है। वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा जो इम्पीचमेंट वर्ड का जो सेंस है वो हमने लिया हुआ है मार्किन यूएसए से। तो यूएसए में प्रेसिडेंट एंड जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस होते हैं उनको इम्पीच किया जाता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में। लेकिन इसीलिए हम लोग इंडिया की कॉन्टेस्ट में इंडियन जजेस को जो रिमूवल प्रोसेस होते हैं उनमें भी इम्पीचमेंट वर्ड को यूज करते हैं, बट वो सही वर्ड नहीं है, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। यू आर ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट, तुमको पता होना चाहिए कि हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज की जो रिमूवल प्रोसेस होते हैं ना, वो रिमूवल प्रोसेस को कहते हैं प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जज कोई हाई कोर्ट जज की अगेंस्ट में प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी की चार्ज आया, तब उनको रिमूव किया जाता है उनकी पोस्ट से। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर में इम्पीच किया जाता है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो इम्पीचमेंट कहाँ लिखा है सर? इम्पीचमेंट लिखा है आर्टिकल 61 में, ओनली वन आर्टिकल 61 में ही इम्पीचमेंट लिखा हुआ है। और प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस है इन इंडिया उसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस होती है उनका जो रिमूवल प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। गेटिंग माय पॉइंट? पिक्चर क्लियर? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्लियर हुआ? एनी डाउट, एनी क्वेरी? नो डाउट। नेक्स्ट फिर से एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ऑफिस ऑक्युपाई करता है वो ऑफिस क्या रबर स्टैंप ऑफिस है? आप लोगों को क्या लगता है, अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस क्या रबर स्टैंप ऑफिस है,
तो अभी तक मैंने जो बात डिस्कस किया अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहां पर हमने देखा कि आर्टिकल 52 में ये बोला जा रहा है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्रेसिडेंट को डियर स्टेट आपको इलेक्ट करना पड़ेगा। आर्टिकल 53 में हम लोग देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर मिला हुआ है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दोज पावर आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट। प्रेसिडेंट से पावर के डायरेक्टली एक्सरसाइज करते पारे किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट वो जो उनका जो पावर है वो ऑफिसर सबऑर्डिनेट मींस इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उसके बाद प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर मिला हुआ है, प्रेसिडेंट को वार डिक्लेयर एंड पीस एस्टेब्लिशमेंट करने का पावर दिया हुआ है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर टेकन हिज नेम तार नामे नेওয়া হয়। तो ऑल जो एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नेम पे लिया जाता है, इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोग रबर स्टैंप ऑफिस नहीं कह सकते। क्यों? और एक पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया पहले ही कि डिस्क्रिशनरी पावर। अगर कोई भी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो या प्री पोल अलायंस हो, अगर वो पार्लियामेंट में अपना मेजोरिटी नहीं जुटा पाए तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए प्रेसिडेंट का फुल डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रेसिडेंट का फुल डिस्क्रिप्शन होता है, प्रेसिडेंट को फुल डिस्क्रिप्शन होता है। वो मेरी मर्जी माफिक, वो प्रेसिडेंट की मर्जी माफिक किसी एक को बुलाए, इनवाइट करे, किस लिए? सरकार को गठन करने के लिए, गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर मिला हुआ है। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है इंडियन आर्म फोर्स का, ठीक है। तो अब तक जो प्रेसिडेंट पावर के साथ हम लोग ने डील किया, वो देखा कि इससे ये तय होता है कि प्रेसिडेंट ऑफिस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल पब्लिक ऑफिस होता है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस को हम कभी भी रबर स्टैंप ऑफिस ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इन फ्यूचर क्लासेस एंड वीडियो को शेयर कीजिए कि मैं उन विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहता हूं जो अगले साल गांव में बैठकर यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे, टारगेट ले रहे हैं 2023 यूपीएससी देने के लिए, जिनके पास फीस नहीं है बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाकर भर्ती होने के लिए। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, लेकिन तो क्या हुआ, अगर दिल में मोहब्बत है तो जो भाषा होती है ना दिल की, वो तो समझ में आ ही जाती है। मैं तो खैर छोड़ो, कुछ ना कुछ हिंदी तो बोल सकता हूँ, जैसे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे मेरे जो फ्रेंड्स है जो 2023 में यूपीएससी देने के लिए सोच रहे हैं, उनका अगर पॉलिटी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। तो थैंक यू माय ऑल बिलव्ड स्टूडेंट एंड माय फ्यूचर ऑफिसर्स। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।